नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सबका पी ब्लॉक के सेकंड लेक्चर में। पी ब्लॉक एलिमेंट के फर्स्ट लेक्चर में हमने कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज की बात की थी। पी ब्लॉक में एनसीईआरटी को जैसे मैं बार बार प्रमुखता से इनऑर्गेनिक के अंदर एनसीईआरटी की बात कर रहा हूं, पी ब्लॉक के अंदर भी एनसीईआरटी की बातें जरूर होनी है, बट उसके साथ साथ कुछ फाउंडेशनल आपकी चीजें होनी है जिनकी मैं बात कर रहा हूं। तो आइए जरा समझते हैं और पी ब्लॉक में क्या क्या है। बच्चों, प्रॉपर्टीज की हमने कल बात की थी, आज उनकी वेरिएशन के बारे में स्टार्ट करते हैं पहले, और फिर हम ग्रुप वाइज स्टडी अपनी स्टार्ट करेंगे। कुछ बच्चों का सवाल होगा कि सर ग्रुप 15 पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। मेरा सजेशन ये है, ग्रुप 15, 16 और 17 और फिर नोबल गैसेस तो है ही, बट इन तीनों को, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर हम बात करें तो ये 12th की एनसीईआरटी में दे रखे हैं। ये माना कि अब ग्रुप 16 से स्टार्ट किया जाता है, परंतु बच्चों एक बात आपने लॉजिकली समझनी है, मैंने ऑर्गेनिक के टाइम पे भी बताई थी। अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ध्यान से देखें तो वहां पर यह बताया गया है, हेलोजन कंटेनिंग डेरिवेटिव, ऑक्सीजन कंटेनिंग डेरिवेटिव, नाइट्रोजन कंटेनिंग डेरिवेटिव, है ना, हेलो एल्केन एंड हेलो अरीन, और एल्कोहल, फिनॉल्स, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये दोनों चैप्टर ऑक्सीजन कंटेनिंग डेरिवेटिव है। और फिर आता है अमाइंस, वो ग्रुप 15 की बात करता है, नाइट्रोजन कंटेनिंग डेरिवेटिव। तो बेसिकली आप यहां पर इन तीन ग्रुप्स की बात करते हो। अब जरा ध्यान से मेरी बात समझना। इनऑर्गेनिक के अंदर भी ग्रुप 15 यानी नाइट्रोजन फैमिली, ग्रुप 16 यानी ऑक्सीजन फैमिली और ग्रुप 17 यानी हेलोजन फैमिली, इनको अगर आप ध्यान से पढ़ते हो तो ना केवल इनऑर्गेनिक के अंदर बल्कि ऑर्गेनिक में भी आपको बड़ा फायदा मिलता है ना। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत बढ़ जाता है और लिंक करना आसान होता है। तो पेरियोडिक प्रॉपर्टी के वेरिएशन से पहले हम शुरू करते हैं। मेरे बच्चे, पेरियोडिक प्रॉपर्टीज का क्या मतलब है, जरा ध्यान से देखिएगा भाई। पेरियोडिसिटी यानी प्रॉपर्टीज का एक बार आना, फिर बाद में कुछ समय पश्चात, कुछ समय बाद फिर से एक बार उसी प्रॉपर्टी का आ जाना, पेरियोडिसिटी। जैसे पेंडुलम पेरियोडिकली मूव करता है। तो प्रॉपर्टीज का वेरिएशन हम दो तरीके से पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं हम टॉप टू बॉटम और एक पढ़ते हैं हम लेफ्ट टू राइट। वन इज टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम होता है बेटा इन अ ग्रुप, और लेफ्ट टू राइट होता है अलोंग अ पीरियड। अब ध्यान से देखिएगा, जनरली अभी आप जो पढ़ रहे हैं वो टॉप टू बॉटम की बात करते हैं ना, क्योंकि विद इन अ ग्रुप और कंपैरिजन में आ सकता है अलोंग अ पीरियड भी। अब जरा एक बात समझिएगा मेरी, अगर मैं बात करूं एटॉमिक रेडियस की, तो एस we move down the group, as we move down the group, number of shells keeps on adding, number of shell जुड़ती जाती है। तो this will lead to increase in size. So the size will increase, size increases. भाई सीधी बात है ना यार, आउटर शेल जुड़ती चली जा रही है, जुड़ती चली जा रही है, जैसे जैसे नीचे आ रहे हो बेटा 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या है, नंबर ऑफ शेल, ये जुड़ते चले जा रहे हैं। अगर ये जुड़ते चले जा रहे हैं तो साइज तो बढ़ेगा ना मेरे यार, इसमें सोचने वाली क्या बात है, इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, कॉमन सेंस है। कॉमन भी नहीं कॉमन, अगर सेंस है ही नहीं तो बत्ती बुझ जाएगी, ये तो बड़ा क्लियर मामला है। तो जो साइज है हमारा वो यहां पर इंक्रीज होता चला जाता है नीचे आते हुए। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस न्यूक्लियस से बढ़ता चला जाएगा। दोबारा सोचिए, अगर एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस न्यूक्लियस से बढ़ता चला जाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस न्यूक्लियस से बढ़ता चला जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का निकलना आसान हो जाएगा। सो
रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम्स इजी। अगर इलेक्ट्रॉन का निकलना आसान हो जा रहा है, इलेक्ट्रॉन का निकलना इजी हो जा रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ रही है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बच्चों, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। तो अब ये देखो जरा, एटॉमिक रेडियस बढ़ गई नीचे आते हुए, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ गई। अब इलेक्ट्रॉन दोगे तो फेंक के तो नहीं आओगे ना, किसी को तो दोगे ही। अब जिसको इलेक्ट्रॉन दोगे वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस। अबे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है भाई साहब, रिड्यूस, रिडक्शन। तो अगर इलेक्ट्रॉन दोगे तो किसी को रिड्यूस कर रहे हो, और अगर रिड्यूस कर रहे हो तो तुम रिड्यूसिंग एजेंट हो। तो रिड्यूसिंग नेचर इंक्रीजेस। क्लियर है बात? चलिए, तो ये बात पल्ले पड़ी, रिड्यूसिंग नेचर हमारा बढ़ जाता है। तो ऐसे जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं वैसे वैसे एटॉमिक रेडियस बढ़ रही है, एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का निकलना आसान हो रहा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन फेंकोगे तो किसी को तो दोगे मेरे भाई, जिसको दोगे वो क्या हो जाएगा, वो रिड्यूस हो जाएगा। तो रिड्यूसिंग नेचर बढ़ रहा है, और ये जो नेचर होता है ये मेटालिक नेचर होता है। सो व्हाट वी कैन से दैट एज वी मूव टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप, metallic behavior increases. Metallic behavior increases as we move from top to bottom. metallic behavior increase होता है। क्लियर है बच्चों मेरी बात? तो अब अगर ध्यान से देखा जाए तो इफेक्टिवली टॉप टू बॉटम साइज बढ़ने की वजह से ये सब वेरिएशंस आ रही हैं। क्लियर सी बात है। अगर साइज कम होता तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास होता, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास होता तो उसका निकलना मुश्किल हो जाता। कोई टेंशन बच्चों, आसान बिल्कुल कॉन्सेप्ट। अब आगे बढ़ते हैं, लेफ्ट टू राइट फिर क्या होगा। एक चीज ध्यान रखना, लेफ्ट टू राइट शेल्स तो ऐड नहीं हो रही, तो एटॉमिक साइज तो नहीं बढ़ रहा। हाँ, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है भाई, लेफ्ट टू राइट एटॉमिक नंबर तो बढ़ेगा ही, बड़ी सीधी सी बात है भाई। जब एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेंगे। अब शेल तो सेम है, नंबर ऑफ शेल तो बढ़ा नहीं। हाँ, ये जरूर हो गया कि शेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ गए। मेरी बात समझ में आई? यानी एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ओवरऑल साइज जो होगा मेरा वो डिक्रीज हो जाएगा। अरे क्यों भैया, शेल तो बढ़ी नहीं, एटॉमिक नंबर बढ़ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोटॉन बढ़ गए, और अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से ओवरऑल साइज डिक्रीज हो गया। कोई दिक्कत? बड़ा आसान। तो अब क्या होगा? अरे भाई साहब, अब इलेक्ट्रॉन को मिस मतलब लूज करना, रिमूव करना मुश्किल हो जाएगा। कैसे भैया? इलेक्ट्रॉन तो बड़े भयानक तरीके से न्यूक्लियस की तरफ आ जाएगा। साइज देखो ना बच्चों, देखो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन अब वो बढ़ गए हैं एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। शेल वही है, शेल तो ऐड नहीं हुई है, उसी शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, इधर प्रोटॉन बढ़ रहे हैं। तो एक बात सोचो, अट्रैक्शन का क्या होगा? अट्रैक्शन बढ़ेगा ना। जब अट्रैक्शन बढ़ेगा तो साइज क्या हो जाएगा? साइज डिक्रीज हो जाएगा। जब अट्रैक्शन बढ़ेगा तो साइज डिक्रीज हो जाएगा। अब साइज डिक्रीज हो गया तो इलेक्ट्रॉन लूज तो नहीं करोगे, तो फिर क्या करोगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम हो गई, इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो गया, तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ गई, है ना। तो
एक चीज बड़े तसल्ली से ध्यान रखना, टॉप टू बॉटम अगर जनरली देखा जाए तो जो प्रॉपर्टी बढ़ती हैं लेफ्ट टू राइट वो कम होती है। इस चीज को अपने दिमाग में बैठाओ। द प्रॉपर्टीज which increases from left to right decreases from top to bottom and vice versa। बस भाई ऐसे हो रहा है तो उसका उल्टा तो होना ही है ना, वाइस वर्सा। तो जो प्रॉपर्टी लेफ्ट टू राइट बढ़ रही है वो टॉप, जो प्रॉपर्टी लेफ्ट टू राइट बढ़ रही है वो टॉप टू बॉटम कम, जो टॉप टू बॉटम बढ़ रही है वो लेफ्ट टू राइट कम। कहानी खत्म। तो सारी सर बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, इतनी सारी याद कैसे करेंगे मेरे भाई। बात सोच, कॉन्सेप्ट लगा। जो प्रॉपर्टी टॉप टू बॉटम बढ़ी वो लेफ्ट टू राइट तो कम होगी, तो खाली वो प्रॉपर्टी याद कर ले जो टॉप टू बॉटम बढ़ रही है। जो टॉप टू बॉटम बढ़ रही हैं तो वही लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होंगी, और टॉप टू बॉटम बढ़ने वाले के अलावा सारी प्रॉपर्टी जो बची हुई हैं वो टॉप टू बॉटम डिक्रीज होंगी, कम होंगी, और लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होंगी, ज्यादा होंगी। खत्म हो गया यार। तो ये प्रॉपर्टी का वेरिएशन आप इस तरह से कर सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं लेट से ग्रुप 15 एलिमेंट्स की, तो इन्हें कहा जाता है द निक्टोजेंस, और नाइकोजेंस भी कह देते हैं इनको, क्योंकि ये सफोकेटिंग कंपाउंड बनाते हैं। किसी ने मूली का पराठा खा के क्लास का माहौल खराब कर दिया तो वो जो गैस निकलती है वो सफोकेटिंग है, अमोनिया रहती है, नाइट्रोजन है इस वजह से। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो सफोकेटिंग होते हैं, आप समझ गए होंगे ना आप, इसलिए इनको हम कहते हैं निक्टोजेंस। आइए जरा एनसीईआरटी इनके विषय में क्या प्रकाश डालता है उस पर चलते हैं। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ना हमारा एक कर्तव्य है, फर्ज है, नहीं तो हम अच्छे नंबर की कामना या उम्मीद नहीं कर सकते। In class 11th, you have learned that the p block element are placed in groups 13 to 18 of the periodic table। ये तो पता है, ये तो कोई दिक्कत नहीं। p block element है, आखिरी इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में आता है इसलिए p block, आखिरी इलेक्ट्रॉन s में आता तो s ब्लॉक होते, d में आता तो d ब्लॉक होते, यहाँ p में आ रहा है इसलिए p ब्लॉक एलिमेंट है। कहने का तात्पर्य ये है, नाइट्रोजन को देखो, एटॉमिक नंबर 7, 1s2 2s2 2p3, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो p ऑर्बिटल में है, इसलिए ये नाइट्रोजन एक p ब्लॉक एलिमेंट है। और वैसे भी सेकंड शेल में p3 है, p ब्लॉक का तीसरा एलिमेंट है। ये शेल बताता है ना n, ये l बताता है, ये मतलब है इसका। बड़ा आसान, ठीक है जी। अब देखिए, ध्यान रखिएगा, हीलियम p ब्लॉक में थोड़ा सा रखा गया क्योंकि नोबल गैस है, बट वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के मामले में फिट नहीं होता। ठीक है, अब जैसे ये सब तो इन्होंने बता ही दिया। ग्रुप 15 में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ है। नई, पुरानी, अच्छी सब बातें, मैंने ऐसे याद किया था, नई, पुरानी, अच्छी सब बातें, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। क्लियर है। नीचे आते हुए साइज तो ऑब्वियसली बढ़ ही रहा है, तो एटॉमिक रेडियस नीचे आते हुए बढ़ रही है। क्यों? नंबर ऑफ शेल बढ़ रही हैं इसलिए। अब सबसे ज्वलंत इसके अंदर जो हम देखें तो वो हमारे पास हैं कौन कौन? नाइट्रोजन और फास्फोरस। ये दो ऐसे एलिमेंट हैं जो कमाल के हैं। नाइट्रोजन बाबू के आउटर मोस्ट शेल में 7, फास्फोरस बाबू के आउटर मोस्ट शेल में 15 इलेक्ट्रॉन। अब बाकी फिर चलते चलो नीचे। एक चीज ध्यान रखना, एटॉमिक रेडियस बढ़ने का जो रेट यहां से यहां है
वो ज़्यादा है और जो रेट आर्सेनिक से बिस्मथ है वो कम है। ओके, सो व्हाट वी कैन एक्सेप्ट कि भाई अगर हम ध्यान से सोचें तो यहाँ से रेडियस फॉस्फोरस तक बढ़ रही है, वो उसको बढ़ने का जो पैटर्न है वो ज़्यादा है। फॉस्फोरस से आर्सेनिक थोड़ा सा कम होता है और उसके बाद ये और कम होता जाता है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ पुअर shielding effect of DNF block, DNF ऑर्बिटल, क्योंकि अब DNF ऑर्बिटल इसमें आ गए हैं, तो अब इनका जो शील्डिंग इफेक्ट है वो कम हो गया है। तो जिस तरह से साइज पहले बढ़ रहा था नीचे आते हुए जिस स्पीड से, अब वो उस स्पीड से नहीं बढ़ रहा। सीधा फंडा। नाउ एक जबरदस्त सवाल यहां पर जानना जरूरी है। नाइट्रोजन कैन एग्जिस्ट एज N2 but P2 is not feasible. Why? मेरे भाई N2 तो बन गया, P2 क्यों नहीं बनता? सेम ही तो ग्रुप में है, तो नेचर में ये फर्क क्यों है? अच्छा सवाल है और ये पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, समझ में आना चाहिए। अब देखो क्यों मैं ग्रुप 15 के ऊपर भी जोर दे रहा हूं, ग्रुप 16 में भी सेम ही टाइप का सवाल बनेगा। O2 बन जाता है, S2 क्यों नहीं बनता? तो बच्चों अगर इस गलतफहमी में हो कि भाई ये चैप्टर कोर्स से कट गया है, इसे क्यों कराए चले जा रहे हो, मेटलर्जी कट गया क्यों कराए चले जा रहे हो, बेटा बिना कॉन्सेप्चुअल नॉलेज के, बिना ग्राउंड फ्लोर बनाए फर्स्ट फ्लोर बना लेगा। और अगर बना ही रहा है तो बस तो तू खुद इतना समझदार है, इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। पॉलीमर बायोमोलिक्यूल एवरीडे लाइफ में से जो हिस्से कटे हैं, खासतौर पर एवरीडे लाइफ और पॉलीमर में से जो हिस्से कटे हैं वो कोई डायरेक्ट लिंक नहीं रखते हैं, वो कटे हैं वो छोड़े जा सकते हैं। मेटलर्जी में अगर मुझे एलिंगम डायग्राम नहीं आता है तो मैं थर्मोडायनामिकली कैसे ऑक्साइड बनते हैं कैसे समझूंगा? और ये क्वेश्चन टी ब्लॉक में आ जाता है ग्रुप 16 में कि ओ से ओ माइनस बनना और ओ से O2 माइनस बनना, यानी ऑक्साइड बनाना मेटल के साथ, ये क्यों फीजिबल है? ऐसे क्वेश्चन वहां आ जाएंगे। तो क्या बोलेगा, मेटलर्जी तो कट चुका है। अरे सिलेबस काटने वाले इस बात पे ध्यान नहीं देते कि वो कितना लिंक है। 11 से न्यूटन लॉ ऑफ मोशन को भी हटाया गया है, बिना उसके मैकेनिक्स समझ में आ जाएगा, है ना? तो ज़्यादा समझदार बनने की बजाय पढ़ाई पे ध्यान दोगे तो मज़ा आएगा। पता है हमें कि क्या चीज़ हमें करानी है और कैसे करानी है। हम भी बाबले थोड़ी है कि फालतू में मेटलर्जी के लेक्चर दिए चले जा रहा हूँ मैं। आई एम वेस्टिंग माई टाइम देन। क्यों करूँगा वेस्ट भैया मैं अपना टाइम? समझ में आई बात? वो समझाने के लिए था। एलिंगम के ऊपर एक अलग से मैंने सेशन दिया और मैंने कहा था ये बता देगा कि तू एवरेज है, बिलो एवरेज है कि होशियार बच्चा है। समझना उसको, डरता कब तक रहेगा? सीधी बात है। तो यहां पर भी देख कितना सिंपल है, एन कैन एग्जिस्ट एज N2 बट P2 इज नॉट फीजिबल। वाई? सेम हो जाएगा, O2 एग्जिस्ट S2 नॉट। वाई? अब देखो इसका रीजन, जब N2 बन रहा है तो यहां मल्टीपल बॉन्डिंग चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड चाहिए। N2 बनाने के लिए ट्रिपल बॉन्ड चाहिए। तो अगर मैं N2 बना रहा हूं या मैं P2 बना रहा हूं तो उस केस में मेरे को क्या चाहिए? मेरे को चाहिए मल्टीपल बॉन्डिंग, क्योंकि यहां पाई बॉन्ड लग जाएगा। मल्टीपल बॉन्डिंग चाहिए क्योंकि यहां पाई बॉन्ड लग जाएगा। अरे तभी तो यार 3 बॉन्ड बनेंगे, हाँ या ना? तो फॉर फॉर्मेशन ऑफ N2 वी नीड दिस मल्टीपल बॉन्डिंग। Multiple bonds are required
पाई बॉन्ड चाहिए। पाई बॉन्ड इज अ साइड वाइज ओवरलैपिंग वाला बॉन्ड। अब तुम दोनों दोस्त स्कूल में क्लास में एक ही बेंच पे बैठे थे, तो तुम्हारे कंधे से कंधे टकराना आसान है। और अगर तुम डिफरेंट डिफरेंट बेंचेस पे हो, दूर हो, तो क्या तुम्हारे कंधे टकराना आसान है? दूरी बढ़ गई, तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी कम हो गई। दूरी बढ़ गई तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी कम हो गई। तो बेटा मल्टीपल बॉन्ड यहां पर रिक्वायर होंगे, एंड फॉर दैट व्हाट वी नीड, जब मैंने कहा पी पाई बॉन्ड यानी पी ऑर्बिटल के बीच में पाई बॉन्ड बनना चाहिए। अब नाइट्रोजन की जब बात करते हो 2s2 2p3, तो पहला वाला जो है वो सिग्मा बनाएगा, बाकी दोनों पाई बना लेंगे। 2p ऑर्बिटल है, साइज छोटा है, डिस्टेंस कम है, साइड वाइज ओवरलैपिंग इफेक्टिव है। 2p pi is an effective pi bond because of better राइटिंग ठीक ही है, हाँ सही है, इफेक्टिव पढ़ा जा रहा है ना, बेटर ओवरलैपिंग। फॉस्फोरस वाले केस में 3s2 3p3 आ गया, और यहां पर 3d ऑर्बिटल खाली भी पड़ा है, ओके n3 हो गया ना बेटा, तो spd पॉसिबल है। यहां 2 थे, यहां 3 थे, और ये डी खाली था। फॉस्फोरस भाई साहब ने पाई बॉन्ड बनाने की कोशिश करी। जब पाई बॉन्ड बनाने की कोशिश फॉस्फोरस भाई साहब करेंगे तो एक दुविधा हो जाएगी। दुविधा क्या हो जाएगी भाई? यहां पर अब 3p ऑर्बिटल आ गए जिनका साइज बड़ा है, जिसकी वजह से डिस्टेंस बढ़ गया। देखो बेटा, जब आप स्कूल में होते हैं तो आपकी ईगो कम होती है, घमंड आपको कम होता है, तो आप दोस्त अच्छा बना लेते हो। धीरे धीरे जब आपकी एज बढ़ती है तो पता नहीं कहां से ये ईगो आ जाती है, मैं बहुत बड़ा आदमी हूं। जब आप ये कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा हूं, मैं बढ़ जाता है, घमंड बढ़ जाता, ईगो बढ़ जाती है, तो आपका साइज ज्यादा होने की वजह से लोगों से आपका डिस्टेंस भी बढ़ना शुरू हो जाता है, और उसमें ओवरलैपिंग बढ़िया नहीं होती। 3p का साइज बड़ा हो गया तो साइड वाइज ओवरलैपिंग इफेक्टिव नहीं है, डिस्टेंस बढ़ गया ना। देखिए यहां मैं सिग्निफाई करना हूं, पाई बॉन्ड साइड वाइज ओवरलैपिंग है, 2p का साइज छोटा है, ओवरलैपिंग बढ़िया है। यहां पर 3p के साइज की बात करते हैं 3p के साइज में साइज बड़ा हो गया, साइज बड़ा होने से ओवरलैपिंग इतनी इफेक्टिव नहीं रही। फॉस्फोरस कहेगा भाई मैं क्यों बनाऊं पाई बॉन्ड, ये तो इफेक्टिव है ही नहीं। तो फॉस्फोरस बाबू का 3p पाई नहीं बनना चाहेगा। फॉस्फोरस कहेगा भैया मैं बनाऊंगा सिग्मा, तीनों के तीनों बनाऊंगा सिग्मा, भाड़ में जाओ तुम लोग। ये बन गया p4। देखो ये 3 सिग्मा सब बनाए। हमने कहा बेटा फास्फोरस तूने सिग्मा बना तो लिए हैं,
बट ये भी 60 डिग्री के एंगल पे फंस गया है भैया, यहां पर भी स्टेबिलिटी नहीं आई। तो बच्चों ये होती है कंपेरेटिव स्टेबिलिटी। फॉस्फोरस का सिग्मा बॉन्ड उसके बनाए हुए पाई बॉन्ड से तो बेटर ही है। तो फॉस्फोरस बाबू कहते हैं कि देखिए समस्या ये है कि अगर हम पाई बना रहे थे तो पाई तो वैसे ही हमारी बत्ती लगा रहा था, पाई तो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं हो रहा था, सिग्मा उससे तो बेटर है। मान लिया ये भी अनस्टेबल है, ये व्हाइट फॉस्फोरस है बेटा, हाईली रिएक्टिव है, बट उसके सिग्मा से बेटर है, हाँ उसके पाई से बेटर है। यहाँ सिग्मा बन रहे हैं तो उसके पाई से बेटर है, बिकॉज 3p पाई एक अच्छी ओवरलैपिंग नहीं दे रहा, बल्कि सिग्मा एक बेटर ओवरलैपिंग फिर भी दे रहा है। क्लियर है मेरी बात? तो क्यों N2 एग्जिस्ट करता है और P2 नहीं, ये समझ में आया। और N2 के इसी ट्रिपल बॉन्ड की वजह से वो हाईली इनर्ट गैस है। ये भी क्वेश्चन है, व्हाई N2 इज इनर्ट? बिकॉज ऑफ ट्रिपल बॉन्डिंग एंड हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, जो कि 941.1 किलो जूल पर मोल होती है। सर क्या वैल्यू याद करनी है? हाँ भैया, क्योंकि एनसीईआरटी में गिवन है। तो आइए शुरू करते हैं। एनसीईआरटी क्या हमें ज्ञान का प्रकाश दे रहा है। ग्रुप 15 इंक्लूड्स नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ एंड मॉस्कोवियम। मॉस्कोवियम एज वी ऑल नो एक रेडियो एक्टिव होगा तो उसको हम नमस्ते करेंगे। एज वी गो डाउन द ग्रुप देयर इज अ शिफ्ट फ्रॉम नॉन मेटालिक टू मेटालिक। एज अब मैंने पहले ही बताया, जब हम ग्रुप में नीचे आते चले जाते हैं तो मेटालिक करेक्टर बढ़ता है। अरे ठीक है, देखिए मेटालिक बिहेवियर इंक्रीजेस, वही ज्ञान हमें यहां पर चिपकाया गया है। इसमें कहा गया कि नाइट्रोजन और फॉस्फोरस जो है वो नॉन मेटल्स हैं, आर्सेनिक एंड एंटीमनी मेटलॉइड हैं, बिस्मथ एंड मॉस्कोवियम आर टिपिकल मेटल्स। तो हम एक काम कर लेते हैं, नाइट्रोजन फॉस्फोरस नॉन मेटल, आर्सेनिक एंटीमनी मेटलॉइड और बिस्मथ एंड मॉस्कोवियम आपके मेटल। तो आप इसको इस तरह लिखें, ये दोनों नॉन मेटल, ये दोनों मेटलॉइड, और इसको आप मेटल कहेंगे। मॉस्कोवियम चाहो तो लिख सकते हो, बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अब हम जानते हैं मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन जो है वो 78% बाय वॉल्यूम है, 21% ऑक्सीजन है और बाकी घुली मिली गैसेस। ठीक है, अर्थ क्रस्ट। इन अर्थ क्रस्ट ये सोडियम नाइट्रेट की तरह होती है, इसे चिली साल्ट पीटर कहते हैं, है ना, NaNO3। एंड पोटेशियम नाइट्रेट इंडियन साल्ट पीटर। तो यहां हम बात कर रहे हैं बच्चों अकरेंस की। सो नाइट्रोजन जो है वो 78% एटमॉस्फेयर में है SN2 गैस। अब देखो मेटलर्जी में मैंने बताया था ना, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड लिथोस्फेयर। सर मेटलर्जी तो हमारे कोर्स में नहीं बाबू। अरे तो समझाया था ना, आ गया ना लिंक। जबरदस्ती है ना, अपनी भैंसबाजी में लगे रहते हो। गुरुजी जो बता रहे हैं वो गलत नहीं बता रहे हैं, वो ध्यान रखिए, वो बिल्कुल सही चीज आ रही है, ध्यान दो। हल्ले गुल्ले बहुत मचाते हो, ध्यान कम देते हो चीजों पे, लेक्चर पे ध्यान ही नहीं होता, फालतू चीजों में बहुत ध्यान होता है। तो ये नाइट्रोजन क्लियर होता हुआ। अब इसमें देखो जरा, सॉलिड फॉर्म में या तो ये NaNO3 है, ये KNO3 है। NaNO3 चिली सॉल्ट पीटर, नाम ध्यान रखना भैया, और ये इंडियन सॉल्ट पीटर। क्लियर जी बात? अब ये कैसे है भैया? ये प्लांट एनिमल में तो है ही, नाइट्रो अब प्रोटीन में भी तो बहुत है। रुबिस्को द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑन अर्थ। Phosphorus occurs in mineral of the apatite family. एपेटाइट फैमिली क्या होती है अभी बता रहे हैं, देखो ये देखो। तो जिनके अंदर इस तरह की कॉम्बिनेशन है,
मतलब आप देखो ना, कैल्शियम फॉस्फेट तरह की टाइप बात करते हो तो उसकी बात कर रहे हो आप। CaX2, ठीक है, ये फ्लोर एपेटाइट हो गया, अगर फ्लोरीन हो गया इसकी जगह तो, ठीक है। सॉरी, तबीयत थोड़ी सी ढीली चल रही है। विच आर मेन कंपोनेंट ऑफ फॉस्फेट रॉक्स। फॉस्फोरस इज एन एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एनिमल एंड प्लांट मैटर, हम सभी जानते हैं। इट इज प्रेजेंट इन बोन एज वेल एज इन लिविंग सेल, हम सब जानते हैं, कोई ऐसी बात नहीं, बट ये आते हैं सवाल। फॉस्फोप्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन मिल्क एंड एग्स। चलिए ये ध्यान रखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन अंडरलाइन कर लो, ठीक है। आर्सेनिक, एंटीमनी and bismuth are found mainly as sulfide materials. Moscovium is a synthetic radioactive element. Its symbol is Mc. Atomic number 115, atomic mass 289, and electronic configuration this. Due to very short half-life and availability in very little amount, in its chemistry is yet to be established. कोई भी ऐसा एलिमेंट जो रेडियो एक्टिव है उसकी हाफ लाइफ बहुत कम होती है, जब तक उसको स्टडी करना शुरू करते हो उसकी बत्ती लग जाती है। अरे बरसाती मच्छर को देखो देखो, बरसात हुई, कुछ समय के लिए आया, लाइट में आया और ख़त्म हो गया। अब उस पर रिसर्च करना बहुत कठिन है, क्यों? बहुत ही कम समय के लिए है वो। ऐसे ही रेडियो एक्टिव एलिमेंट की हाफ लाइफ बहुत कम होती है, उस पर रिसर्च कैसे करेंगे? उसकी केमिस्ट्री अभी हम इस्टेब्लिश नहीं कर पाते। अब ये सारे और दे रखे हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NS2NP3 है, ये बताया था मैंने अभी, 1s2 2s2 2p3, तो NS2NP3। p ऑर्बिटल इनके हाफ फील्ड होते हैं। क्या मतलब हुआ कहने का? ये हम जानते ही हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के ज़माने से। भाई देखो, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है इनकी? नाइट्रोजन देखो 1s2 2s2 2p3, फॉस्फोरस देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। अब मेरे बच्चे, मुसीबत क्या है? NS2 NP3 की बात कर रहे हैं, ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। और P में अगर मैं देखूं, S में 2 और P में 3, एज इनके पास हाफ फील्ड स्ट्रक्चर है, फुल्ली फील्ड एंड हाफ फील्ड शेल्स आर मोर स्टेबल, तो ये मोर स्टेबल है। ठीक है। अब कल मैंने आपको कोवलेंट एंड आयनिक रेडियस के बारे में समझाया था, समझ में आया क्यों? क्योंकि यहां पर जैसे ही आप देखो, कोवलेंट एंड आयनिक रेडियाई इंक्रीजेस इन साइज डाउन द ग्रुप। ठीक है बच्चों, जो मैंने आपको बताया, एटॉमिक साइज नीचे जाते हुए बढ़ेगा। अब सोचो, अगर मैं कल आपको कोवलेंट और आयनिक के विषय में प्रकाश नहीं डालता तो यहाँ फिर समझाना पड़ता। हर ग्रुप में अलग अलग बताने से बेटर है एक जगह बता दो। देयर इज अ कंसिडरेबल इंक्रीज इन कोवलेंट रेडियस फ्रॉम N to P, हाउएवर फ्रॉम आर्सेनिक टू बिस्मथ ओनली अ स्मॉल इंक्रीज इन कोवलेंट रेडियस इज ऑब्जर्व। ये जो मैंने आपको बताया था अभी, बिकॉज ऑफ पुअर शील्डिंग इफेक्ट। नोट करो भैया इसको, वीडियो पॉज करो, नोट करो। आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू ग्रेजुअल इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। भाई अगर हम सीधी सी बात करें तो आयनाइजेशन एनर्जी कल बताई थी, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम इन इट्स आइसोलेटेड गैसियस स्टेट। अब नीचे आते हुए हो क्या रहा है? एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, तो एटॉमिक साइज बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन निकलना आसान हो रहा है, आयनाइजेशन एंथैल्पी तो कम ही हो जाएगी ना, सीधी सी बात है ना। तो अब एक चीज ध्यान रखना, तो इसका मतलब आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है एज ए मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम। वो तो मैंने पहले बताया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज होती है। सारी प्रॉपर्टी जो बताई थी उस तरीके से है। फिजिकल प्रॉपर्टी, ये सारे जो एटम है पॉली एटॉमिक है, अभी बताया ही है मैंने आपको। अब देखिए, जो बॉइलिंग पॉइंट है वो टॉप टू बॉटम बढ़ रहा है, साइज
अपना देखो ना, मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है, एसोसिएशन बढ़ने की बात हो रही है, ठीक है। और ये फिर आर्सेनिक तक बढ़ता है और फिर कम होता है। रीजन वही, वो शील्डिंग की वजह से एसोसिएशन थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और जो मेल्टिंग पॉइंट है बच्चों, वो डिपेंड करता है किस तरीके से सॉलिड के बीच में अच्छी फोर्सेस हैं, वो यहाँ फंस जाती है बात। एक्सेप्ट नाइट्रोजन ऑल द एलिमेंट शो एलोट्रॉपी। एनसीईआरटी ये कहता है कि एक्सेप्ट नाइट्रोजन ऑल विल शो एनोट्रॉपी। एक्चुअली में नाइट्रोजन के भी अल्फा बीटा फॉर्म होते हैं, उसमें क्यूबिक क्लोज, वो भी सॉलिड स्टेट में। नॉर्मली नाइट्रोजन गैसियस फेज में तो नहीं होता, सॉलिड फेज में नाइट्रोजन एलोट्रॉपी दिखाता है, जबकि बिस्मथ थोड़ा सा इस मामले में कमजोर है। फॉस्फोरस व्हाइट, रेड और ब्लैक तो आपके एनसीईआरटी में ही है। व्हाइट और रेड के बीच में एक इंटरमीडिएट आता है येलो, और रेड और ब्लैक के बीच में आता है ब्राउन, तो वो भी एलोट्रॉपिक फॉर्म है, जिसके बारे में हम इस चैप्टर में भी पढ़ेंगे। ऐसे ही आर्सेनिक और बिस्मथ के भी हैं। अब इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट की बात आपको समझनी है। नाइट्रोजन जो है, अच्छा कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट तो -3, +3 एंड +5 है। जो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने की टेंडेंसी है, वो नीचे आते हुए कम हो जा रही है। ऑब्वियस सी बात है बेटा, माइनस वो दिखाता है जो नॉन मेटेलिक हो, नीचे आते हुए मेटेलिक करेक्टर बढ़ रहा है, तो बड़ी सीधी सी बात हो गई, जब मेटेलिक करेक्टर बढ़ रहा है तो नीचे आते हुए माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की टेंडेंसी भी कम होती चली जाएगी। अब बिस्मथ तो -3 में कोई बनाता भी नहीं खास, है ना, वो यही रीजन है। इस चीज को अगर नोट कर लीजिए बहुत आसानी से। थोड़ा आज हमारा मिजाज कमजोर सा है, तबीयत थोड़ा इतना साथ नहीं दे रही, फिर भी मैं पी ब्लॉक का ही दे रहा हूँ, है ना। कोशिश करूंगा थोड़ा रेस्ट करके, इफ पॉसिबल मैं नेक्स्ट पार्ट में इसको और इंक्लूड करूंगा, ठीक है। बट जितना भी बता रहा हूँ ये करो, और मेटलर्जी को एक बार अच्छे से रिवाइज करो, उसके बाद मैं लेक्चर को लाइव करता हूँ, और है ना। तो इनफैक्ट लास्ट मेंबर की बता दिया मैंने आपको, ठीक है। BiF5 इसलिए हो जाता है क्योंकि फ्लोरीन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो बिस्मथ +5 तक दिखा देता है, ठीक है। +5 की भी नीचे आते हुए गिर रही है, क्योंकि वो बेटा शेयरिंग के मूड में आएगा। देखो, जो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो तब है जब कोवलेंट नेचर आए, और कोवलेंट नेचर भी मेटालिक नेचर नहीं है, क्योंकि मेटल तो इलेक्ट्रॉन लूज करने में भरोसा रखते हैं, ठीक है जी। अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इन द केस ऑफ नाइट्रोजन ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम +1 to +4 टेंड टू डिस्प्रपोर्शनेट इन एसिडिक मीडियम। अब देखो जरा, ये डिस्प्रपोर्शनेट का मतलब क्या है, ध्यान से देखना। देखो HNO2 है, 3HNO2, HNO3, H2O, 2NO, इसको लिखो जरा। अब देखो, यहां पर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है +3, यहां पर आ रही है +5, और यहां पर आ रही है +2। तो यहां पर ये हो रहा है रिड्यूस, और यहां पर ये हो रहा है ऑक्सीडाइज। अगर एक ही एलिमेंट एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर अपने आप को तोड़ ले, तो उसे कहा जाता है डिस्प्रपोर्शनेशन। तो यहां पर हो रहा है डिस्प्रपोर्शनेशन। क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं। तो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन वो हो गई जहां पर एक एलिमेंट एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर अपने आप को तोड़ ले, तो दिस इज योर डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। तो नाइट्रोजन +1 to +4, फॉस्फोरस +5 से -3 सब में दिखाता है। अब फॉस्फोरस का क्या हो जाएगा, H3PO3 + O2, H3PO4 + PS3, बैलेंस करते रहना। ये फॉस्फोरस की रिएक्शन है। जो रिएक्शन मैं पी ब्लॉक में कराऊंगा वो सारी बहुत इंपॉर्टेंट होंगी, ठीक है। और वैसे बता ही रहा हूँ एनसीईआरटी और साथ साथ अपना भी, है ना। अब एक चीज ध्यान रखना, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की रिएक्टिविटी में एक बेसिक फर्क इसलिए भी आता है कि नाइट्रोजन के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, फॉस्फोरस के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है ना। तो फॉस्फोरस कैन शो पेंटावेलेंसी while nitrogen cannot show
pentavalency because phosphorus contains vacant d orbitals. सो आई होप अब ये पॉइंट क्लियर है कि फॉस्फोरस के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है तो पेंटावेलेंसी शो कर सकता है, नाइट्रोजन पे नहीं है तो वो शो नहीं कर सकता। नाइट्रोजन कैन नॉट एक्सपेंड इट्स ऑक्टेन। तो बच्चों अभी तक जो कल और आज बताया थोड़ा उसको देखो, फिर मैं एनामोलस बिहेवियर के साथ शुरू करूंगा। ये तो वही बता दिया जो मैंने बताया था पी पाई, ठीक है, और इसका बता दिया पेंटावेलेंसी वाला। एक बार इतना कर लो, इसका अगले सेशन में लेता हूँ, कोशिश करता हूँ आज ही वो सेशन आए, बिकॉज आज प्लान भी था कि 15 और 16 ग्रुप करेंगे, तो आई विल फॉलो दैट प्लान थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद। ठीक है, चलो टेक केयर बच्चों, अभी ये करो, मैं आता हूँ लेके सेकंड लेक्चर।